गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करते हैं जो थर्ड चैप्टर है एनसीईआरटी का, चैप्टर 3 जो है मैट्रिक्स है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से डिस्कस करते हैं। मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है, वैसे तो जिन लोगों को मैट्रिक्स आती है तो उनको डेफिनेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो समझते हैं कि मैट्रिक्स जो है उसको ऐसे ऐसे करना होता है, ऐसे मैट्रिक्स के बारे में ऑपरेशन लगते हैं, ये हो जाता है। लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं। मैट्रिक्स को हम कह सकते हैं नॉर्मली कि एक रेक्टेंगुलर एरे होता है ऑफ रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर और फंक्शन। इस रेक्टेंगुलर एरे में रियल नंबर आ सकते हैं बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर आ सकते हैं और फंक्शन भी आ सकते हैं। ठीक है, यानी अगर मैं ऐसे ही लिख दूं किसी को 1 2 या जो भी आप लिखते हो, x लिख दो 7 2 9, ये जो आपका है ये है रेक्टेंगुलर एरे। ठीक है, इसमें जो ये है वो जो दिखाई दे रही है ये है रो। ठीक है, और ये जो है ये भी क्या होंगी रो। जो वर्टिकली लाइन है, सॉरी जो हॉरिजॉन्टल है उसको कहेंगे रो, और जो वर्टिकली है जैसे ये है इनको कहेंगे कॉलम। ठीक है, ये है कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3। तो रेक्टेंगुलर एरे जो है उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, उसमें आप जो ये एंट्रीज हैं इसको एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स कह सकते हो या एंट्री ऑफ मैट्रिक्स कह सकते हो। वो क्या आ सकते हैं, रियल नंबर आ सकते हैं, वो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे आयोटा, 2 आयोटा, 5 आयोटा, और कोई फंक्शन भी आ सकते हैं। यानी आपको ऐसी भी एक मैट्रिक्स मिल सकती है जिसमें यहाँ हो मान लो sin x, ठीक है, यहाँ cos x और ये e की पावर x tan x। तो ये ऐसा भी आपका हो सकता है, मैट्रिक्स में एक रेक्टेंगुलर एरे बन सकता है जिसमें आपके जो एलिमेंट्स हैं वो रियल, कॉम्प्लेक्स और फंक्शन हो सकते हैं। फिर जो हमने नॉर्मल किया है नंबरों के बारे में, एडिशन है ना, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट, तो ये सब तीनों चीज़ें हम कर सकते हैं। डिवाइड मैट्रिक्स में नहीं होता। डिवाइड इज़ नॉन एज इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, वो आगे डिस्कस करेंगे। डिवाइड का कंसेप्ट यहाँ नहीं है। मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं, माइनस कर सकते हैं और प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे सीखेंगे। तो उसके लिए हमने सबसे पहले इसका एक इम्पोर्टेंट टर्म है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हम क्या कह सकते हैं कि एक मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो एक मैट्रिक्स का शेप बताता है, साइज बताता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या बताता है कि ये मैट्रिक्स किस तरह की है, जैसे कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, ये लंबे वाली है या खड़े वाली है, जैसे भी आप कह सकते हो। तो ऑर्डर में आपको लिखना होता है बच्चों नंबर ऑफ रो इनटू मतलब मल्टीप्लाई वाला इनटू नहीं है, ये क्रॉस कह सकते हो, नंबर ऑफ रो इनटू या क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, नंबर ऑफ रो और इनटू नंबर ऑफ कॉलम। फॉर एग्जांपल जैसे ये जो अपना एग्जांपल लिया था हमने, इसमें रो कितनी है, रो है बच्चों 2 और कॉलम कितनी है 3। तो इसका जो ऑर्डर है वो हो जाएगा आपका 2 क्रॉस 3। इसका आंसर 6 मत लिख देना, ये है 2 क्रॉस 3। यानी हम किसी ऑर्डर को देखकर बता सकते हैं उसमें कितनी रो हैं, कितनी कॉलम है। जैसे मैंने कहा लेट ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, मैट्रिक्स है ये इसके अंदर है और इसका ऑर्डर है m क्रॉस n। इसको देखने से आपको क्या पता लगना चाहिए कि इसमें m तो नंबर ऑफ रो हैं, ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बताता है कि उसमें कितने रो हैं और कितने कॉलम्स हैं, उनको a क्रॉस b से लिख के बता दिया जाता है। इसमें कई बच्चे गड़बड़ कर देते हैं जल्दबाजी में कि ये तो प्रोडक्ट ही है, 7 गुणा 3 कर दो चाहे 3 गुणा 7 कर दो, एक ही बात है। नहीं बच्चों, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन है। जैसे मान लो मैंने कहा 7 क्रॉस 11, तो एक मैट्रिक्स है जिसमें 7 रो हैं, 11 कॉलम्स हैं। बट मैं कहूँ 11 क्रॉस 7, ये दोनों बात अलग है। इसमें अब 11 रो हैं और 7 क्या हैं, कॉलम्स। तो आपको हमेशा रो आगे लिखना है, कॉलम पीछे लिखना है। आप ऐसे RC से याद कर सकते हो, RC लगा लो, गाड़ी की RC हो गई, कुछ भी हो गया, रामचंद्र हो गया, जो आपको ठीक लगे।
पहले रो उसके बाद में क्या करना है, कॉलम। तो ये डिफाइन हो जाता है फिर ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। फिर है एंट्री या एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। अब देखो बच्चों, हमने देखा कि मैट्रिक्स में या तो रियल नंबर आते हैं, कॉम्प्लेक्स आते हैं या फंक्शन आते हैं, और फिर उसका एक ऑर्डर होता है, उससे हमें पता लग जाता है कि इसका साइज़ कैसा है, और फिर उसमें एलिमेंट्स हैं उनकी पोजीशन को कैसे मेंशन करते हैं वो देखते हैं। जैसे मेरे को किसी ने कहा कि एक मैट्रिक्स से 2x3 ऑर्डर की, ठीक है, तो इससे मुझे पता लगा कि इसमें जो हैं 2 रो हैं और 3 क्या हैं, कॉलम्स हैं, ठीक है। तो रो कितनी है बच्चों इसमें, 2, और कॉलम्स कितने हैं, 3। तो इसकी जो फर्स्ट एंट्री है वो भी सेम रूल से लिखी जाएगी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको बोलते हैं A11, ठीक है। इसमें रो कितनी है बच्चों, 2, और कॉलम कितने हैं, 3। और सेकंड एंट्री लिखी जाएगी फर्स्ट रो तो फर्स्ट ही है, कॉलम सेकंड, ठीक है बच्चों। कॉलम मुझे 3 तक लेके जाना है, तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट रो ये थर्ड कॉलम, ठीक है। कॉलम आगे नहीं लेके जाना क्योंकि मुझे पता है कॉलम कितने इसके, 3 ही हैं। अब रो कितने बच्चों, 2 इसके, तो इसका सेकंड रो है ये, फर्स्ट कॉलम ऐसे लिखा जाता है A21, फिर A22 सेकंड रो और सेकंड कॉलम, A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो इस तरह से एक मैट्रिक्स की एंट्री जो है वो पहचानी जाती है कि ये कौन सी एंट्री है। जैसे मैं इसमें एग्जांपल ले लूँ आपके सामने, कोई एक मैट्रिक्स ले ली मैंने 1 2 7 11, तो उसमें अगर मैं कहूँ A22 एंट्री कौन सी है, तो आप बताओ। A22 यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम 11, है ना, आपका आंसर आ जाएगा 11। तो हर एक एंट्री है जो इसकी पोजीशन है वो मेंशन होती है, पहले रो और फिर कॉलम, पहले रो फिर कॉलम। इसी हिसाब से आपके मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उनकी पोजीशन भी फिक्स की जाती है कि उसका कॉलम क्या होगा और उसका रो क्या होगा, वो सब देख करके, ठीक है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सम ऑफ टू मैट्रिक्स या इक्वल मैट्रिक्स। कुछ चीज़ें हैं जैसे मैं बता देता हूँ, इक्वल मैट्रिक्स, सम ऑफ टू मैट्रिक्स एंड डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स, ठीक है। इक्वल मैट्रिक्स, सम करने में 2 मैट्रिक्स को क्या करेंगे, और 2 मैट्रिक्स का डिफरेंस या माइनस क्या होता है, वो चीज़ें अब हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो क्या है, मैट्रिक्स, ओके। तो मैट्रिक्स में इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है। इक्वल मैट्रिक्स की कुछ कंडीशंस हैं कि सबसे पहले आपको मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। इफ़ 2 मैट्रिक्स आर इक्वल, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल। नेसेसरी कंडीशन है कि अगर ऑर्डर ही इक्वल नहीं हुए तो मैट्रिक्स इक्वल नहीं हो सकती। यानी हम कह सकते हैं कि इसका ऑर्डर m क्रॉस n है तो इसका ऑर्डर भी m क्रॉस n होगा। अगर दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर इक्वल नहीं हैं तो मैट्रिक्स इक्वल नहीं हो सकती। तो ऑर्डर हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, जिन्होंने प्रीवियस क्लास नहीं लगाई वो लगा सकते हैं कि m क्रॉस n का मतलब है इसमें m रो हैं और n कॉलम्स हैं। मैट्रिक्स इक्वल हैं तो m और n इसका भी ऑर्डर होना चाहिए, ये नेसेसरी है। और उसके साथ क्या है बच्चों, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होनी चाहिए। यानी A11 इसकी A11 वाली के इक्वल होना चाहिए, A1 और कितनी है इसमें कॉलम्स n है ना, A1n वाला A1n, यानी हर एक एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो 2 मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ ऑर्डर ऑफ 2 मैट्रिक्स आर इक्वल। ऑर्डर क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, और कॉरस्पॉन्डिंग ये भी साथ में लिख सकते हैं, एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल है। कॉरस्पॉन्डिंग जैसे मान लो अगर मैं कहूँ, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे
एग्जांपल है, मान लो 2 3 4 5 और इधर कोई मैट्रिक्स बनाई मैंने x y 4 5। दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर देखो पहले इक्वल हैं कि नहीं है। इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, 2 इसमें रो हैं, 2 इसमें कॉलम हैं। इसका ऑर्डर भी कितना है 2 क्रॉस 2, ऑर्डर तो इक्वल हैं दोनों मैट्रिक्स के। अब इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज देखनी है। जैसे ये वाली है 1 1 एंट्री बच्चों, तो इस 1 1 वाली की इक्वल होगा तो x को क्या होना पड़ेगा 2 होना पड़ेगा। ठीक है, ये है 1 2 एंट्री और इधर है 1 2 3, तो y को क्या होना पड़ेगा बच्चों 3। फिर ये 2 1 एंट्री, ये 2 1 के बराबर हैं और ये भी इसके बराबर हैं। मान लो अगर वो कह दे फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इन विच दिस इज इक्वल टू दिस, और यहाँ गड़बड़ कर दे बच्चों कि ये 15 है। ठीक है, बाकी देखो यहाँ x की वैल्यू 2 आ जाएगी, y की 3 आ जाएगी, 4 4 के बराबर है, लेकिन 15 5 के बराबर दे करके वो x और y की वैल्यू पूछना चाहता है। तो इन दिस केस वी कांट फाइंड x एंड y, क्योंकि ये क्वेश्चन ही गलत है। अगर ये 15 है तो इसको 15 ही होना पड़ेगा, अगर ये 15 नहीं है तो इसका मतलब यहाँ क्वेश्चन में ही कुछ गड़बड़ है, और 15 होते ही आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो बड़ा ही ध्यान रखना है, 2 मैट्रिक्स आर इक्वल इफ़ देयर ऑर्डर आर इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। ठीक है, तो इक्वल मैट्रिक्स में हमने ये देखा।